हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था अव्ययभाव समास और आज हम पढ़ते हैं कर्मधारय समास। तो देखिए बेटा, कर्मधारय समास में दोनों पदों के बीच में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। ठीक है, उपमान उपमेय का योग होता है। तो ये विशेषण विशेष्य तो आप लोग समझते हो, क्योंकि विशेषण का हमने जो विशेषण के भेद विशेषण क्या होता है ये पढ़े थे, तो हमें पता चलता है कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है और विशेषण जो विशेषता बताई जाती है। ठीक है, वो होते हैं विशेषण विशेष्य। और उपमान उपमेय में भी घबराना नहीं है, क्योंकि उपमान को ही हम विशेषण कहते हैं और उपमेय को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, तो जब दोनों पदों के बीच में विशेषण और संज्ञा होती है, क्योंकि जो विशेष्य है वो संज्ञा ही होता है। ठीक है, उसे कहा जाता है कर्मधारय समास दोनों में। अब देखिए, विशेषण के हमने 4 भेद पढ़े थे। विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो विशेषण के 4 भेदों में से जो संख्यावाची विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण, ये कर्मधारय समास में नहीं आता। तो किस समास में आता है? क्योंकि संख्यावाचक विशेषण द्विगु समास में आता है, इसलिए जो संख्यावाची विशेषण है वो कर्मधारय समास में नहीं आता। कहीं कुछ जो कर्मधारय समास में भी विशेषण आते हैं और द्विगु समास में भी विशेषण आता है, तो दोनों में अंतर क्या चीज़ बताएगी? संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि द्विगु समास में सिर्फ संख्यावाचक विशेषण आता है और कर्मधारय समास में बाकी के जो 3 विशेषण बच गए वो हमारे आते हैं। गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है और सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है बेटा, अब आती है विग्रह की बात। ठीक है, ये तो थी समस्त पद की बात। अब आती है विग्रह की बात। अगर विग्रह करें तो जो है, जो, या के समान, अगर कर्मधारय समास के समस्त पद का विग्रह किया जाता है तो है, जो, या के समान शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब हम समस्त पद को तोड़कर लिखते हैं, तो जैसे हमने उदाहरण ले लिया काली मिर्च। ठीक है, तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो काली है जो मिर्च, क्या लिखेंगे इसमें? काली है जो मिर्च। ये हो गया इसका विग्रह। तो ये हो गया कर्मधारय समास। दूसरी बात, जैसे हम लेते हैं घनश्याम। ठीक है, श्याम मतलब काला, घन मतलब बादल। काले बादल जब बारिश के समय में होते हैं तो घन के समान श्याम, यानी काले बादलों, सांवले वर्ण के समान, काले बादल के समान श्याम वर्ण वाला। तो हम इसमें क्या कहेंगे? घन के समान श्याम। तो इस तरह से हम इसका विग्रह करेंगे। तो ये पहचान हो गई। अगर हम पहचान करते हैं तो जैसे दूसरा एक और उदाहरण ले लेते हैं, महाकवि। ठीक है, महात्मा, दुरात्मा। ठीक है, ये उदाहरण लेते हैं। तो इनमें हम देखते हैं कि कवि कैसा है? महान है। ये विशेषण हो गया और ये विशेषण हो गया, यानी कवि की विशेषता बता रहा है कि कैसा है, ये महान है। यहाँ मिर्च की विशेषता बताई जा रही है, कैसी है? काली है। लाल मिर्च, हरी मिर्च और भी होती हैं, लेकिन ये कैसी है? काली है। महात्मा, आत्मा कैसी है? महान है। दुरात्मा, आत्मा कैसी है? बुरी, गलत आचरण वाली आत्मा है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता बताई जा रही है। दूसरी बात आती है, हमने पढ़ा था कि उपसर्ग, जैसे सु है, कु है, सद है, ये क्या है? उपसर्ग है। और हमने पढ़ा था कि उपसर्ग किस में आते हैं? अव्ययभाव समास में। किस में आते हैं? अव्ययभाव समास में। लेकिन बेटा एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब उपसर्गों का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है। ठीक है, जब उपसर्ग का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? विशेषण के रूप में किया जाता है, तो वो अव्ययभाव समास नहीं होता, बल्कि कर्मधारय समास होता है। जैसे सु उपसर्ग, सु का अगर हम प्रयोग करते हैं सुपुत्र, कु का कुपुत्र, सद का सदाचार,
अगर हम इसको लिख देते हैं सदाचार, ये हलंत इसका हट जाएगा, इसको हम लिखते हैं सदाचार। ठीक है, तो ये जो इसका जब हम विग्रह करते हैं तो क्या होगा, अच्छा आचरण। क्या होगा, अच्छा आचरण। ठीक है, इसी तरह से सुपुत्र का अच्छा पुत्र, कुपुत्र का बुरा पुत्र, गलत आचरण वाला पुत्र। सदाचार की जगह दुराचार भी आ सकता है। ठीक है, बुरा गलत आचरण वाला। तो ऐसे ये जो विशेषण का काम कर रहे हैं ये उपसर्ग, तो ऐसे शब्दों में अव्ययभाव समास नहीं होता। कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। ठीक है, तो अगला ये अच्छे से समझना है और उसके बाद अगला समास कल की कक्षा में पढ़ेंगे।